Hello everyone. I welcome you to all to the Indian Polity lectures for your coming exam that is going to happen on 15th Feb, and that exam is Jammu Kashmir Jammu Kashmir Police Sub Inspector. So as we know students that we are learning as well past few lectures that we have done with our topics, but this time we'll be coming with a new one, and that is called as DPSPs, that is Directive Principles of State Policies, though some fundamental rights have been left, and we will cover that also in today's lecture. But today's the main point of the lecture will be of fundamental rights and DPSPs. ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिन्हें भी PDF डाउनलोड करनी है इन लेक्चर्स की, वो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं एंड दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी मच डिले. तो स्टूडेंट्स हम लोग एक मिनट सॉरी, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे. हम लोग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके थे, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, एज इन लाइक प्यूनिटिव डिटेंशन एंड इट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन. हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया था डिफरेंस. ठीक है, 3 months का एंड 24 hours का. पुराने लेक्चर्स में जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके देख सकते हैं वहाँ पर. सो टुडे हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है आफ्टर डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24. ठीक है, अब इसमें अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देखिए क्या, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, किसी को किसी से गलत करवाना, ठीक है, या किसी के साथ गलत करना. इसके बारे में बेसिकली हमें एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं हम लोग. और इसी को लेकर के भाई एक लॉ भी बना है. ठीक है, जब एक्सप्लॉयटेशन है, जब इक्वालिटी की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो एक्सप्लॉयटेशन कौन सी दूसरी चीज़ है, उसके लिए भी एक लॉ होना चाहिए. तो हेयर इट्स लाइक कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर. ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग मतलब जानते ही आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. फोर्स लेबर मतलब कि आप किसी को ज़बरदस्ती से कोई काम करा नहीं सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उस इंसान का विल करने के लिए हो या ना हो, जिसे कहते हैं हम लोग फ्री विल. राइट, चलिए. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासीज एंड स्लेवरी. ये सारी चीज़ों को एबॉलिश करता है हमारा आर्टिकल 23. ठीक है, जो कि हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. आप लोगों को बस इतना याद रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर. फोर्स लेबर इंक्लूड्स, मैंने बताया फोर्स लेबर मतलब क्या होता है, कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, नो रिम्यूनरेशन. अगर उसने काम किया भी है तो उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के. एक मिनिमम वेजेस एक्ट है जो कि हमारा चल रहा है, एक इशू भी चल रहा है कि एक मिनिमम यूनिवर्सल मिनिमम वेज होना चाहिए. जितने भी लेबर्स हैं, जो भी काम कर रहा है, लेबर में दोस्तों हम सभी आते हैं. लेबर में ये नहीं कि जो कि घर बनाता है या जो लेबर होता है वो नहीं. लेबर में इज इन साइंस लाइक जो भी काम कर रहा है, हु सो एवर इज अर्निंग और रिमेटिंग हिज वर्क. ओके, तो ये सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इट्स लाइक अ बॉन्डेड लेबर सिस्टम. एबॉलिशन एक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना. विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 23 आउट हेयर. आर्टिकल 23 से आर्टिकल 21 और 22 हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि क्या था, अगेंस्ट लेबर एंड अगेंस्ट फोर्स्ड विल था. ठीक है, लेट्स गो विद द आर्टिकल 23 वेयर इट एग्जेम्प्ट स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ आर्टिकल 23 में. इतना ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें 22-23 सॉरी, मैं 21-22 की बात कर रहा था. 22 एंड 23 ये आपका फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट ही ये लॉज बना रखे हैं इन्होंने, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखा है. एंड 23 बेसिकली आपको यही कहता है कि स्टेट को, ठीक है, कंपल्सरी कुछ ऐसे लॉज बनाने हैं, ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स या एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना है जो कि इन सारे ऑफेंस को के अगेंस्ट हो, इन सारे ऑफेंसेज या क्रिमिनलिटीज़ के अगेंस्ट हो. ठीक है, तो पब्लिक सर्विसेज उसी का कहने का सेंस हो गया. तो आर्टिकल 22-23 इट्स अबाउट द राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आई मीन टू से. नाउ लेट्स गो टू द आर्टिकल 24. दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. एक तो चाइल्ड लेबर हो गया, एक चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज हो गया. दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन 23 और 24 एक तरीके से मिक्सड है. ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में. दोनों एक ही चीज़ कहते हैं लगभग. 23 भी एक ही चीज़ बताता है, 24 भी एक ही चीज़ बताता है. बस थोड़ा सा ना डिफ्रेंसिएशन, एक क्लासिफिकेशन कर दिया है हमने चीज़ों का अलग अलग तरीके से. दैट्स ऑल इट इज़. रेस्ट 23 में भी वही है कि बॉन्डेड लेबर फोर्स लेबर नहीं हो सकता है. 24 में भी है कि भाई चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मतलब वही हुआ कि नो फोर्स लेबर. ठीक है, और यहाँ पर बस ये है कि 24 में एक एज मेंशन कर दी गई है, दैट बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस
इन आईपीसी। ठीक है, बस इतना मेंशन किया आर्टिकल 24 में, और इतना जानना ज़रूरी है। इसके ज़्यादा बाहर जानने की ज़्यादा नेता बनने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है नॉलेज आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज प्रोहिबिशन करता है। 14 ईयर्स तक एज है। ये आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आर्टिकल 24 इट्स अबाउट व्हाट, एंड अगर एज लिमिट भी पूछिए एक सेंटेंस आया है तो 14 ईयर्स आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो है कि 14 ईयर्स तो हो ही गया। इट प्रोहिबिट्स देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस वर्क। इट डज नॉट प्रोहिबिट। इट डज नॉट प्रोहिबिट मतलब कि दो कंडीशंस हो गए। फर्स्ट की कंडीशन तो हैज़ टू बी फुलफिल दैट कि द चाइल्ड शुड नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स। दूसरा कंडीशन ये है कि द वर्किंग एनवायरमेंट शुड नॉट बी हार्मिंग। ठीक है, इफ इट इज़ हार्मलेस देन अबव 14 ओनली, नॉट बिलो 14। 14 ईयर्स का होना चाहिए, और जहाँ पर वो काम कर रहा है वो भी हार्मलेस होना चाहिए सिचुएशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्टिकल 23-24 टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स ओनली। लेट्स मूव टू 24। क्या हुआ, 14 साल और हार्मलेस सिचुएशन में काम करना चाहिए उसे, मतलब जो भी एनवायरमेंट है जहाँ पर वो काम करेगा वहाँ पर वो हार्मलेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए। फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, आर्टिकल 27 इसके बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। आपका एक धर्म है, ठीक है, आपको उसका प्रचार करना है या उसे प्रमोट करना है, लेकिन आप किसी को कंपेल या फोर्स नहीं कर सकते कि आप मुझे चंदा दीजिए या डोनेशन दीजिए क्योंकि मुझे प्रचार करना है। ये उसके फ्री विल पर है कि वो दे कि नहीं दे। ठीक है, आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 27 इस चीज़ के साथ डील करता है। चलिए, आर्टिकल 28। अब देखिए जो भी आर्टिकल्स आपके आ रहे हैं ना, ये बहुत सारी माइनॉरिटीज़ और रिलीजन्स को लेकर के हैं। तो अभी एक रिलीजन को दिमाग में रख के चलिएगा। ऐसे राइट्स भी हैं जो कि शायद रिलीजन को लेकर के भी हैं और शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आर्टिकल 27 हमारा है कि आप किसी को फोर्स विल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट पेइंग फॉर द प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर्टिकल 28 में ये कहा गया है। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टीट्यूशंस की। कौन सी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मदरसा है ना, हमारे मदरसाज है ना जहाँ पर तालीम दी जाती है इस्लाम को लेकर के। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो इसमें आर्टिकल 28 में कवर होते हैं। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट, मतलब पूरा गवर्नमेंट की ही फंडिंग है उसके पास। वो इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, मतलब कि सरकार की नज़र में है, लिस्टेड है। एक ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ले रही है या गवर्नमेंट से पैसा ले रही है, कभी कभी या रोज़ाना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से ही वो है, लेकिन वो एड एक ले रही है, सपोर्ट ले रही है गवर्नमेंट से, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एड जो है, मतलब कि ये मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये टैक्सेशन में भी हो सकता है, या ये किसी भी वे में ये एक हेल्प हो सकती है गवर्नमेंट से, जो कि डिमांड कर सकता है इंस्टीट्यूशन। ये सारे इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 28 के अंदर मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, चलिए, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, देखिए सीधी सी बात है, जहाँ पर अगर सरकार का एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जहाँ पर सरकार अपना पैसा लगा रहा है पूरे तरीके से, तो वो तो सेक्युलरिज्म रखेगा, मतलब कि इक्वालिटी रखेगा। वो किसी एक धर्म को लेकर के हावी नहीं होने देगा ना। उसके लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि सरकार जिससे पैसा लगा रही है, जैसे कि स्कूल हो गया आपके, सरकारी स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, वहाँ पर कोई भी धर्म का बच्चा आकर के पढ़ाई कर सकता है। इट रियली डजंट मैटर। उसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट फंडेड है कम्प्लीटली, वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि रिलीजन को लेकर के आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। मदरसाज आप इनसे बाहर रखिए। ठीक है, क्योंकि मदरसाज क्या है कि इनको यहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलती है। मदरसाज को गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है, ये कम्युनिटी फंडिंग है। खुद एक कम्युनिटी अपने हिसाब से चलाता है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं है। यहाँ पे बात उन इंस्टीट्यूशंस की हो रही है जो कि गवर्नमेंट फंडिंग है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस मतलब क्या भाई, अब जैसे कि मान लीजिए कोई है ऐसा स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स हैं, ठीक है, या हिंदूज हैं सिर्फ, तो वहाँ पर बात की जा सकती है। ठीक है, और या अगर उस स्कूल की आपसी सहमति है इस चीज़ को लेकर के और गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो वहाँ पर आप धर्म की अच्छी बातें कर सकते हैं। ये नहीं कुछ भी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं आप। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस मतलब वो हुआ कोई करना चाहता है तो कर सकता है।
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब ये हुआ दोस्तों कि नहीं जैसा हमारा धर्म कह रहा है वैसा ही इंस्ट्रक्शन चलेगा, वो कहने का रॉन्ग है। आप धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, आप उसकी कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, ये कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस ये है। ठीक है, चलिए ओके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है, ये आपकी बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। तो प्रोटेक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग एनी पार्ट ऑफ, बस आपको इतना याद रखना है 29 और 30 से दोस्तों कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल। कौन सा? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है। चलिए, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या हुआ कि भाई कॉमन इंटरेस्ट बचाना है माइनॉरिटीज़ का, बस आर्टिकल 29 इतनी बात करता है। इट प्रोटेक्ट्स बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब एग्जांपल लिंगायत्स जो कि कर्नाटका के थे आपके, जो एक लैंग्वेज है, जो एक कंजर्व मतलब एक लैंग्वेज जो बची हुई है, जो माइनॉरिटीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोग, एक ग्रुप ऐसा है जो कि उस लैंग्वेज को बचा रखे हैं, है ना, वो भी माइनॉरिटीज़ में। लिंग्विस्टिक मतलब वो उस भाषा को लेकर के वो अभी तक बहुत कम लोग हैं जो ऐसी भाषा को जानते हैं, उन्हें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। चलिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन। चलिए भाई, आर्टिकल 30 कहता है कि भाई आप लोगों को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है, आप बना सकते हैं, आप पढ़ाइए वहाँ पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही पढ़े, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट कंपनसेशन फॉर अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट राइट गारंटीड टू देम। In granting it, the state shall not discriminate against any education institution managed by minority. ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझना इसमें आर्टिकल 30 में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी और कंपनसेशन आपको मिलेगा एज एन लाइक कि अगर गवर्नमेंट किसी वजह से अगर आपकी बिल्डिंग ले रही है, एक्वायर कर रही है आपकी प्रॉपर्टी उस जगह पर, तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन पूरा देगी। कंपनसेशन नहीं लेकिन शायद आपके इंस्टीट्यूशन को कहीं और ट्रांसफ़र कर दे, कहीं और शिफ्ट कर दे, लेकिन ये राइट नहीं छीनेगी आपसे, ठीक है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों माइनॉरिटीज़ के बारे में बताता है। 29 बोलता है कि भाई अपने इंटरेस्ट बचाओ, 30 बोलता है कि भाई आप एजुकेशन अपना इंस्टीट्यूशन बना लो कोई, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए, आर्टिकल 32 जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मतलब अगर आपसे छीना गया है या आपसे जबरन आपको मजबूर किया गया कुछ करना जो कि आप नहीं करना चाहते हैं और वो आपके फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता है, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमारा प्रेम्बल है, जैसे कि हमारा फेडरलिज्म है, ठीक है, जैसे कि हमारा इक्वालिटी है, ठीक है। ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल होता है कि कोई भी पर्सन सिटीज़न को अगर किसी भी तरीके से लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, चाहे वो सरकार ने किया हो चाहे वो किसी और इंसान ने किया हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शंस, पता है हमें भाई, सर्वोच्च न्यायालय है, इट्स द सुप्रीम, द गार्डियंस ऑफ द राइट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, द गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ कॉल्ड एज पार्लियामेंट कैन पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। अब कल होकर के भाई नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स बढ़ गए, है ना, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स बढ़ गए, मतलब हाउसेस एज एन लाइक कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन वही रहेगी, पावर वही रहेगा, मगर नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ गए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। अब हाई कोर्ट जितने हैं अभी तक उससे ज़्यादा बढ़ गई या नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई, तो वो पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, इसका मतलब ये था सिंपल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, मतलब रिट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे कि हम लोग जाते हैं ना कोर्ट, आर्टिकल 32 भाई मान लो कि मेरा आर्टिकल, आई मीन टू से लाइक कि मान लीजिए कि SC ST की बात हो जाए, ठीक है, या उससे ज़्यादा एग्जांपल लें आपका, छोड़िए हटाइए, गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली, ठीक है, वैकेंसीज निकाली गवर्नमेंट जॉब्स की, और वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को आने का मौका दिया। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर रिलीजन के तौर पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, बोला गया कि सिर्फ हिंदू आ सकते हैं या मुस्लिम आ सकते हैं या कोई भी आ सकता है, या सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग पीपल आ सकते हैं। एकेडमी दूसरी चीज़ हो जाएगी कि उनको लिटरेचर की ज़रूरत क्या है, कि द स्टूडेंट शैल नॉट बी नोइंग पंजाबी लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग फ्रॉम दैट डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर आप रिट फाइल जो करेंगे कोर्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो जाएंगे, वो आप एक रिट के थ्रू जाएंगे। मतलब रिट मतलब कि एक नाम दिया गया है कि किस सेंस में आप कोर्ट को बताने जा रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कि आप क्या ऑर्डर चाहते हैं उस पर, ठीक है।
तो बहुत सारे रिट्स होते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं हेबस कॉर्पस, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, सबसे ज़्यादा दोस्तों यही यूज़ होता है हेबस कॉर्पस, मतलब कि टू मीन्स हैव द बॉडी फिजिकली। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, ठीक है, सिंपल इसका आर्टिकल 22 पे हम लोग जो पढ़ा था ना, प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, लीगल ग्राउंड्स हैं आपके पास, आप लॉयर बुला सकते हो। यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि हैबस कॉर्पस लगा, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको इलीगली डिटेन कर लिया है पुलिस ने, कोर्ट के सामने गए, कोर्ट को लगा नहीं भाई गलत तरीके से पकड़ा है, तो आप फ्री कर दिए जाओगे। हेबस कॉर्पस ये होता है। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का लगा कि नहीं भाई ये कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, तो भाई खारिज कर दिया जाएगा, वैकेंसी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। हैबस कॉर्पस, समझ गए? चलिए। मैंडमस मतलब कि वी कमांड यू, वी कमांड यू मतलब आप इसको पढ़ते हैं एक बार, इस इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी ऑपरेशन, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी, हाउएवर इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट तो वैसे भी दोस्तों कभी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, और आर्टिकल 361 जो है वो वैसे भी इन लोगों को इम्यूनिटी देता है। ठीक है, तो मैंडमस जो है इज़ बेसिकली वी कमांड, मतलब कि ये है कि एक तरीके से है कि आपने ये जॉब क्यों नहीं की, आपको ये बोला गया था वी कमांड यू टू डू दिस जॉब और टू लीव योर जॉब, और ये सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। मतलब कि मैं किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट गया, ठीक है, कि सर ये इन्होंने काम नहीं किया है, इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ और ये मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो कि कानूनन तौर पर इन्हें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आएगी, वो कहेगी कि वी कमांड यू कि यू शुड प्रोवाइड वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू अस और टू लीव द जॉब और टू डू दिस जॉब। मतलब अगर अभी तक इनको नहीं पता चला है या इनकी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वी कमांड यू टू सॉल्व द इशू एज सोन एज पॉसिबल यू कैन। ठीक है, प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि प्राइवेट के अलग ही रूल्स हैं, ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए। मैंडमस प्रोहिबिशन मतलब कि टू फॉरबिट, ये हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को करते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हाई कोर्ट है, अगर वो उसके कुछ ऐसे उसने डिक्री दे दिया, जो रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा दे दिया किसी मैटर पर जो कि उनके एम्बिट में नहीं आता है, मतलब उनके उनके पावर्स में, अथॉरिटी में नहीं है, तो वहाँ पर हायर कोर्ट आएगी, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, मतलब हाई कोर्ट से भी नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, सिविल कोर्ट हो, तो हायर कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि आपके एम्बिट में नहीं है, आप इसको ट्रांसफर करिए हमारे पास, वी विल डू द थिंग्स। ठीक है, बस इतना था इसमें प्रोहिबिशन में। वी प्रोहिबिट मतलब टू फॉरबिड, वी प्रोहिबिट यू, रोक दें हम आपको रोक रहे हैं। प्रोहिबिट मतलब कि रोक रहे हैं। ठीक है, इसे याद रखिए। सर्टियोरी मतलब सर्टिफाई, बस टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। हायर कोर्ट टू बी लोअर कोर्ट अबाउट पेंडिंग अ केस टू ऑर्डर, मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन देना या बताना कि भाई आपके पास इतने नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट देता है, चाहे ट्रिब्यूनल्स भी हों, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। टू बी सर्टिफाइड मतलब इतना रखता है कि वी सर्टिफाई दैट कि दिस नंबर ऑफ केसेस शैल बी सॉल्व्ड बाय द मीन टाइम दैट यू हैव। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। चलिए, क्वा वारंटो मतलब लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। अगर किसी ने अपने पोजीशन का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया दोस्तों, कॉलेज में मैं किसी डीन के पास गया एडमिशन लेने के लिए, और उसके पास वो पावर नहीं थी, लेकिन उसने कुछ पैसा लेकर के मुझे उस कॉलेज में एडमिशन दे दिया, जो कि इलीगल है। जो दूसरा स्टूडेंट है, क्यों उसके पास पैसा नहीं है और उसने कंप्लेन किया अगर इस पर्सन के बारे में, दैट कम्स अंडर क्वा वारंटो। व्हाट इज़ योर अथॉरिटी दैट यू डिड। समझ गए? आसान था सब। चलिए आर्टिकल 23 पर चलते हैं दोस्तों। आइए आर्टिकल 23 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 23 जो है आपका वो बताता है कि एक मिनट, आर्टिकल 23 आपका बताता है कि अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रेस्ट्रिक्ट एंड मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी जो है ना, जो हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स है ना, उनके फंडामेंटल राइट्स हम लोगों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बस इतना आर्टिकल 23 इतना बताता है आपका। इसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मी पीपल ही इंक्लूडेड है। आर्टिकल 34 दिस रिकॉल एम्पावर्स पार्लियामेंट 25% रेस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ तो जानते ही हैं लोग स्टूडेंट्स, मार्शल लॉ की जब बिल्कुल मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है, मिलिट्री संभाल रही है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो मार्शल लॉ कहीं भी लगा सकता है इंडिया के किसी भी कोने में, जब उसको लगेगा कि ज़रूरत है, एज द नीड ऑफ द टाइम। आर्टिकल 34 क्या बात करता है? आर्टिकल 34 करता है, याद रखिएगा, मार्शल लॉ। आर्टिकल 33 इसका बारे में करता है आर्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 35 क्या है भाई? Parliament not state legislature to implement power by making laws. According to this article, power of parliament and not state legislature to implement by fundamental rights. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ ताकत है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे कि एमएलएज हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गए जो हमारे स्टेट के अंदर, मतलब विधान परिषद,
है ना, विधानसभा, इनके पास अथॉरिटी नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर देंगे ये लोग, या लॉ ऐसा कुछ बना देंगे जो फंडामेंटल राइट को एक नया बना दे। इनके पास अथॉरिटी ही नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आर्टिकल 35 उसके बारे में बात करता है। अब राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 इस पे जाना नहीं है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर में नहीं आएगा ये। यहाँ से दोस्तों चालू होता है डीपीएसपीज। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इन ऑल, इनको कुछ चीज़ें अपने मतलब ये जो भी लॉज या पॉलिसीज़ बनाएंगे, वॉट एवर पॉलिसीज एंड लॉज दे आर गोइंग टू फॉर्मुलेट shall be based on the rational thinking, shall be based on the equality, fraternity and overall development of the society. It should be based on them only. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ के लग करके DPSPs हमारा बना है, एंड इट्स ओनली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो। ठीक है, जैसे आर्टिकल 36 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एज आई हैव टोल्ड यू इन आर्टिकल 13 ऑल्सो देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट इन्वॉल्व्स सेम एज दैट LIC or the government or the parliament, legislature, anything that the state has the authority in. Article 37 talks about DPSPs are non-justiciable for the fundamental rights. Okay, for the fundamental rights you can go to the court. Article 32 मैंने अभी बताया था आपको, ये इम्प्लाई हो जाता है, आप इसके लिए केस लड़ सकते हैं रिट्स के थ्रू। ठीक है, चाहे हेबस कॉर्पस हो, चाहे मैंडमस हो, चाहे एनी, 4 पढ़े ना हमने पढ़े। लेकिन DPSPs दोस्तों अगर ये आपका ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि क्या कहा जाता है इसे, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ऐसा लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नॉन जस्टिसिएबल। ये जो भी है ये बस बनाया गया है क्योंकि पैसे उस वक्त कम थे, इसलिए हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं कर पाए, ऑफेंस नहीं बना पाए इसे। अगर ये हो भी रहा है, गलत भी हो रहा है, तो मतलब अगर आपके साथ इन चीज़ों में अगर गलत भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, या हो नहीं रहा है, तो आप इसके लिए कोर्ट में जाकर केस नहीं लड़ सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट मिनिमम इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपने आप ही समझ आ रहा है चीज़ें। ये बस आपको आर्टिकल्स याद करते जाने हैं, ठीक है कि हर आर्टिकल किस चीज़ के बारे में क्या बात कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 39। स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टू सिक्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि जॉब करने के लिए भाई अच्छी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए एक लाइफ बिताने के लिए। ठीक है, इनफ सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए एक पर्सन के पास। सेकेंड चीज़ लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, जो भी रिसोर्स है हमारी कंट्री के पास वो इक्वली सबके पास होने चाहिए। चलिए, मेरा ज़्यादा तेरा कम वाला हिसाब गवर्नमेंट नहीं करेगी, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब भाई समझ रहे हैं ना, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, जो पढ़ते हैं करंट अफेयर्स उन्हें पता है कि 4% ऑफ इंडिया दोस्तों हैव दी 76% ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। बहुतों को पता होगा शायद, बहुतों को नहीं भी पता होगा, जिसमें अंबानीज आते हैं, ठीक है, टाटाज आते हैं, जिसमें आपका ये है, एक और नाम है ना, ये जो क्या बोलते हैं, मतलब एक दो और इंडस्ट्री, आई मीन टू से लगी 4% ऑफ इंडिया, ये 4% लोग ऐसे ही हैं इंडिया के जिनके पास 76% ऑफ मनी, मतलब 76% ऑफ पैसा जो इंडिया का है वो इनके पास है सिर्फ। तो गलत हो ही रहा है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन अभी ही DPSP जो है वो कानूनन नहीं है, कानून नहीं इसको कुछ कर सकता है अभी। तो चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑक्सफैम ने, एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये निकाला था, काफ़ी डिबेट हुआ था इस चीज़ पर। चलिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल भाई, वुमेन, मैन एंड वुमेन, है ना। आजकल क्या हो रहा है कि वुमेन का भी क्या है कि बहुत कम पैसा मिल रहा है मैन की जगह, और एग्रीकल्चर में शिफ्ट ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर वुमेन को वेजेस उतने नहीं मिल रहे हैं जो कि एक नॉर्मल मेल को मिलते हैं, फीमेल को उतने नहीं मिल रहे हैं, तो इक्वल पे। और अभी ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। चलिए, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट अब्यूज़, ये भी बहुत सारे सिटीजन चार्टर्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं एक कंपनी में। लेकिन आपने देखा है कि जैसे कि भोपाल ट्रेजेडी गैस हुआ था, याद है, भोपाल ट्रेजेडी गैस हुआ था, उसमें कहाँ कंपनसेशन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी देखिए आर्टिकल 21A यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट मतलब हुआ कि चाहे उसमें एजुकेशन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे हंगर हो, चाहे फूड हो,
कहाँ हो रहा है? मिड डे मील्स के लिए उतना कहाँ इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पा रही है चीज़ें। चलिए, यानी हम आर्टिकल 39 है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पुअर। अगर आप मतलब पैसे के तौर पर अगर आप कमज़ोर हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये है कि जस्टिस तो आपको इक्वल होगा ही होगा, आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, ठीक है। और वो आर्टिकल 39 ए के थ्रू आप गवर्नमेंट ने एक याचिका डाल सकते हैं, एक फाइल कर सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए देकर के एक लॉयर को पकड़ूँ, तो प्लीज़ मुझे एक लॉयर असाइन करवाया जाए। गवर्नमेंट आपको एक लॉयर असाइन करवा देगी आर्थिक सुविधा के लिए आपकी, ठीक है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोस्तों हम गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने जो जो चाहा था ना कि जैसा सा हो, ये वही है, ये गांधी जी के पॉइंट्स है। गांधी जी चाहते थे कि ये सब चीज़ें इम्प्लाई हो इंडिया में। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल, प्रोविजंस ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ। जानते हैं मैटर्निटी रिलीफ क्या है? कि वुमन जब एक कैरी करती है एक चाइल्ड को, तो 8 महीने तक विद पेड मैटर्निटी लीव, रादर इट शुड बी पेड मैटर्निटी लीव रिलीफ, है ना। राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ये सब आर्टिकल्स आपको याद रखने, ज़्यादा समझने वाला है नहीं इसमें दोस्तों, है ना। ये हो गया आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स। इन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इन्हें? हम लोग बोलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, क्योंकि गांधी जी ने खुद फॉर्मुलेट किया था, वो चाहते थे कि ये सब इम्प्लाई हो, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया? सोशलिस्टिक, लिबरलिस्टिक, ठीक है, लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स हो गए, लिबरल। यहाँ से आपका हो गया चालू दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द कंट्री। सिविल कोड पता ही है आपको, ठीक है। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केस एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल से कम एज की। अभी तो हमारा 6 to 14 है, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट से किया। अभी जो है हमारा फंडामेंटल राइट वो 6 to 14 है। जो सरकारी स्कूल बने हैं वो 6 से 14 साल के लिए हैं, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि 6 साल से ही, जो उससे भी बिलो है ना, मतलब बच्चा पैदा होते ही सीधा स्कूल की एजुकेशन उसको फ्री मिले। अभी सिर्फ 6 to 14 किया है गवर्नमेंट ने, यहाँ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पता ही है। ये सब आपको याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं उतना, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल यही न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो ये सब आर्टिकल्स याद रखने हैं आपको। अब रखना तो आप ही को यार, उसमें मैं क्या ही हेल्प करूँ आप लोगों की। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक। मैंने बताया था पहले आपको 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तीनों का काम, किसी का किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब अपने अपने जोन में अपना काम कर रहे हैं, है ना। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि बाहर के देशों के साथ और ओवर ग्लोबल प्लानट के साथ हम लोगों को पीस रखना है, सिक्योरिटी रखनी है, ठीक है। ये सब मैं बताया ना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। तो मेरी गलती यहाँ पे थी कि दोस्तों ये मैं शायद भूल गया था, क्योंकि मैं कभी फ्लो में चल जाता हूँ। ये आपका लिबरलिस्टिक, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हुआ, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हुआ, उसके बाद ये हुआ आपका इकोनॉमिक लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलिए, ये सारे इसमें डाल रखे हैं चारों, ये याद रखिएगा, काम आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बस है वही सारी चीज़ें, बस नाम दे दिया गया कि ये सोशल प्रिंसिपल्स हैं, ये गांधीयन है, ये वेस्टर्न लिबरल है, लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलिए, पार्ट 4 है दोस्तों, मैंने बताया था 51 ए टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये भी दोस्तों अभी तक कोर्ट में इम्प्लाई नहीं हुआ है, मतलब जो नॉन जस्टिसेबल है, जस्टिस नहीं मांग सकते आप इस पर, ठीक है ना। तो भाई ऐसा क्यों डाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि भाई लोगों को लगा, उस टाइम गवर्नमेंट को लगा कि भाई जब लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनकी कुछ दायित्व भी बनना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ होनी चाहिए ना उनकी। एक कंट्री अगर आपको राइट्स दे रहा है तो कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए आपकी उस कंट्री को लेकर के। बस ये बात उसी के बारे में करता है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंथम को रिस्पेक्ट करना है, डिफेंड करना है, रेंडर नेशनल सर्विस जब भी कहा जाए, हार्मनी और स्प्रिट ब्रदरहुड, वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यू हमेशा डेवलपमेंट रहना चाहिए। इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कि हमेशा जागरूक रहना चाहिए आपको, ठीक है। एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये बस आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, जैसा मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों, और प्लीज़ मेरे साथ रिलीजियसली फॉलो करिए। बहुत जल्दी आपको पॉलिटी, और बहुत इंपॉर्टेंटली कॉन्क्रीटली आपका ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा इस एग्ज़ाम को लेकर के। फिर मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, शबा खैर।